नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज हम समन्स इन क्रिमिनल केस विद रिस्पेक्ट ऑफ सीआरपीसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि समन्स सीपीसी और सीआरपीसी दोनों में इशू किए जाते हैं, तो हम यहाँ क्रिमिनल केस सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, इसके पार्ट ए में सम्मन का प्रोविजन किया गया है। चैप्टर नंबर 6 ऑफ सीआरपीसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसका नाम है पार्ट ए सम्मन्स, पार्ट बी वारंट ऑफ अरेस्ट, पार्ट सी प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, पार्ट डी अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। इन 4 पार्ट में इन्हें डिवाइड किया गया है, जो कि सेक्शन 61 से 90 तक प्रोविजन है। इसी का हम पार्ट 8 सम्मन्स डिस्कस करेंगे, सेक्शन 61 टू 69। बेसिकली कोर्ट अपने समक्ष व्यक्तियों को हाजिर करने को विवश करने के लिए 2 प्रकार की आदेशिकाएं जारी करता है, 2 प्रकार के डायरेक्शन या आर्डर इशू करता है। कौन से होते हैं? एक वो होता है या तो सम्मन या फिर वारंट ऑफ अरेस्ट, और इस पार्ट में हम सम्मन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यह जान लेते हैं कि सम्मन होता क्या है। तो सबसे पहले यह देखिएगा, जब आप सीआरपीसी देखिएगा तो सीआरपीसी में कहीं भी आपको सम्मन की डेफिनेशन नहीं दिखेगी। सीआरपीसी में सम्मन की डेफिनेशन नहीं दिखेगी, आपको सम्मन केस दिखेगा लेकिन सम्मन नहीं दिखेगा। तो सम्मन को उसको जनरल एस्पेक्ट में लेते हैं, और जनरल टर्म में जब आप सम्मन को लेंगे तो आप पाएंगे कि सम्मन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट डायरेक्टेड टू ए पर्सन टू अपीयर बिफोर ए जज और मजिस्ट्रेट। सम्मन न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक विधिक दस्तावेज होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। यह इसके जनरल एस्पेक्ट में आप ले लेंगे। अब बात आते हैं कि सम्मन इशू करने की जरूरत क्यों पड़ती है, सारी चीज़ें आप देखिएगा। तो सम्मन इशू करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जिसके लिए सम्मन इशू किया जाता है उसे इन्फॉर्म करना, उसे को डायरेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हम आ जाते हैं फॉर्म ऑफ सम्मन, सेक्शन 61 में। फॉर्म ऑफ सम्मन, सम्मन का प्रारूप। तो जब आप सेक्शन 61 पढ़ते हैं सीआरपीसी का, तो यह बताता है कि प्रत्येक सम्मन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में होगा। उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के या किसी ऐसे अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिसे उच्च न्यायालय नियम बनाकर समय समय पर निर्दिष्ट करे, और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। यह सेक्शन 61 कहता है। जब आप सेक्शन 61 पाते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें मालूम चलती हैं। क्या पता चलता है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, इसे लिखित में होना चाहिए। इट मस्ट बी इन डुप्लीकेट, इसे 2 प्रतियों में होना चाहिए। इट मस्ट बी साइंड एंड सील्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और सच अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द हाई कोर्ट। तो उनके द्वारा यह साइंड होना चाहिए या सील्ड होना चाहिए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या फिर कोई हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशली ऑफिसर जिसे अपॉइंट किया गया है। इसमें वह जगह और टाइम भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर्मेट ऑफ सम्मन, फॉर्म ऑफ सम्मन कहाँ दिया गया है। तो फॉर्म ऑफ सम्मन सेकेंड शेड्यूल, सीआरपीसी के सेकेंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 1 में दिया गया। और यह कैसा फॉर्म है, किसके लिए है? तो यह एक्यूज्ड के लिए। किसके लिए है? यह एक्यूज्ड के लिए, एक्यूज्ड के लिए है। यह एक्यूज्ड पर्सन के लिए सम्मन कहाँ दिया गया? फॉर्म नंबर 1 में। अगर आप विटनेस के लिए सम्मन की बात करेंगे तो विटनेस के लिए सम्मन का फॉर्म कहाँ दिया गया? तो फॉर्म नंबर 33 है। फॉर्म नंबर 33 है। कहाँ पे? फॉर्मेट नंबर 33 सेकेंड शेड्यूल में, सीआरपीसी के सेकेंड शेड्यूल में। किसके लिए? विटनेस के लिए, साक्षियों के लिए सम्मन का फॉर्मेट कहाँ दिया गया है? तो फॉर्म नंबर 33 में। ये याद रखिएगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा कि शेड्यूल भी कोर्ट का ही एक पार्ट होता है, इसलिए इस संबंध में दी गई बातों का अनुसरण न करना एक जनरल भूल नहीं मानी जाती है, एक जनरल मिस्टेक नहीं मानी जाती है। यदि संबंध में स्थान, समय और अपराध का प्रकार नहीं लिखा गया है तो वह विधि की दृष्टि में संबंध नहीं है। इसी तरह यदि संबंध पर न्यायालय की मुद्रा, जिसे कि हम सील कहते हैं, नहीं लगी होती है तो वह अवैध होता है। वैसे इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 465 में बताया गया है कि किस प्रकार की कमियों पर कार्रवाई तभी अवैध होगी जब उससे अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। तो 465 में यह बताया गया है कि सीआरपीसी में अगर कुछ
कमियां की गई हैं, कोई कमियां हो गई हैं, तो उससे अभियुक्त पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तभी उसे रद्द किया जाता है, अदरवाइज नहीं। 465 एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सेक्शन 465। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 62 पे, सम्मन हाउस सर्व, सम्मन की तामील कैसे की जाए। तो इसके लिए पहले यह जानना होता है कि सम्मन की तामील किन व्यक्तियों द्वारा की जाएगी, और दूसरा यह देखना होता है कि उसकी तामील किस प्रकार से की जाएगी। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी होती हैं। दो चीज़ों में क्या देखना होता है, पहले यह देखना होता है कि किसके द्वारा की जाएगी और किस पर की जाएगी। तो हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि सम्मन की तामील किन व्यक्तियों द्वारा की जाएगी। तो सम्मन की तामील जो है वह पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, ठीक है, ए पुलिस ऑफिसर और एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, और किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा, अदर पब्लिक सर्वेंट। साधारणतः सम्मन पुलिस अधिकारी को तामील के लिए दिया जाएगा। सम्मन या तो उस थाने को सीधा भेज दिया जाता है जिसके क्षेत्र में वह व्यक्ति रहता है, या जिला पुलिस अधिकारी को भेज दिया जाता है। अपने क्षेत्र से बाहर भेजने का ढंग सीआरपीसी के सेक्शन 67 में दिया गया है। इसके अनुसार साधारणतया सम्मन उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा जिसमें वह व्यक्ति रहता है या उस पर तामील की जानी है। साधारणतया शब्द का अभिप्राय यह है कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य ढंग का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे सम्मन सीधा उस क्षेत्र के थाने के भार साधक अधिकारी को या उस जिले के पुलिस अधिकारी को भेजा जा सकता है, या जैसा सुविधाजनक हो वैसा किया जा सकता है। राज्य सरकार नियम बनाकर निर्दिष्ट कर सकती है कि न्यायालय के किस अधिकारी या कौन से लोक सेवक द्वारा सम्मन की तामील की जाएगी। जैसा कि आपको पता ही चला कि हु कैन सर्व द सम्मन, तो 3 चीज़ें आपको पता चलेंगी, पुलिस ऑफिसर या बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। इन दोनों के लिए जो है वह राज्य सरकार नियम बनाकर यह डायरेक्ट कर सकती है कि न्यायालय के किस अधिकारी को या लोक सेवक द्वारा सम्मन की तामील की जाए। और साक्षी पर सम्मन की तामील डाक द्वारा कराई जाती है, और उसका प्रोविजन कहाँ पे, सेक्शन 69 में। अगर विटनेस पे कराई जानी है, सर्विस ऑफ सम्मन कराई जानी, कहाँ पे है प्रोविजन, सेक्शन 69 में है। तो इसे देखिएगा। अब आ जाते हैं हम कि मेथड जो है सम्मन की तामील का ढंग क्या होता है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि सम्मन की तामील किस पर की जानी है, किन व्यक्ति पे सम्मन की तामील की जानी, किसके द्वारा की जाएगी। तो यह तो आप जान गए कि पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, न्यायालय के ही किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी, या किसी लोक सेवक के द्वारा की जाएगी। ये तो आप जान गए किसके द्वारा की जाएगी। किस पर की जाएगी इस पर डिपेंड करता है कि उसके सर्विस का मेथड क्या होगा। यदि सम्मन की तामील किसी व्यक्ति पर की जानी हो तो जहां तक संभव हो सम्मन किए गए व्यक्ति पर सम्मन की तामील उस सम्मन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निविदान करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। यदि उसने सम्मन ले लिया है तो दूसरी प्रति पर उसके सिग्नेचर सम्मन की प्राप्ति के लिए कराए जाएंगे। यदि उसने सम्मन नहीं लिया तो ऐसी रिपोर्ट सम्मन के पीछे लिखी जाएगी, राइट डाउन करके रिटर्न कर दी जाती है, और यह भी सम्मन का पाना ही माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अब जब आप सेक्शन 63 पढ़ते हैं तो क्या कहता है, सर्विस ऑफ सम्मन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी, सर्विस ऑफ सम्मन ऑन कॉर्पोरेट बॉडी एंड सोसाइटी की बात करता है सेक्शन 63। और सेक्शन 62 क्या बात करता है, तो सेक्शन 62 बात करता है कि सम्मन हाउ टू सर्व। तो हम सेक्शन 62 एक बार देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 62 का क्लॉज 1 कहता है कि प्रत्येक सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए उस न्यायालय के जिसने वह सम्मन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म में करके। क्लास 2 कहता है कि यदि साध्य हो तो सम्मन किए गए व्यक्ति पर सम्मन की तामील उसे
उस सम्मन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निवेदन करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। यह 62 का क्लास 2 कहता है। और 62 का क्लास 3 क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर सम्मन की ऐसी तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरे प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। तो रिसिप्ट जो है वह सिग्नेचर करेगा किस पे? डुप्लीकेट पे। यह सेक्शन 62 है। तो सेक्शन 62 के की फीचर ये हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। अब आते हैं हम सेक्शन 63 पर। सेक्शन 63 क्या प्रोविजन करता है? सेक्शन 63 प्रोविजन करता है सर्विस ऑफ सम्मन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। मार्जिनल नोट याद रखिएगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सीधा क्वेश्चन पूछता है किस सेक्शन में क्या दिया है। तो अगर ये पूछेगा तो सेक्शन 63 में दिया गया निगमित निकायों और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील का प्रोविजन कहाँ पे है? तो सेक्शन 63 में है। अब आते हैं सेक्शन 63 क्या कहता है। सेक्शन 63 कहता है कि किसी निगम पर सम्मन की तामील के लिए तो उस निगम के सचिव, उस कॉर्पोरेट बॉडी है उसके जो चीफ हैं उन पे निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है, या भारत में उस निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। और सम्मन की तामील उस दिन समझी जाएगी जिस दिन डाक से साधारणतः वह पत्र पहुंचता है। सम्मन पर उस अधिकारी का नाम और उस निगमित निकाय या सोसाइटी में उसका क्या पद है यह भी लिखा जाएगा। और मान लीजिए किसी बैंक को आपको सम्मन इशू किया गया किसी बैंक के लिए, तो उस बैंक का जो ब्रांच मैनेजर होगा वह उस ब्रांच का स्थानीय अधिकारी होगा, उस बैंक के ब्रांच का स्थानीय अधिकारी, उस बैंक का स्थानीय अधिकारी होगा। अतः उस पर सम्मन की तामील बैंक को ही सम्मन की तामील मानी जाती है। अब बात आती है कि जब सम्मन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब सम्मन की सर्विस कैसे की जाएगी। सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड, इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 64 में है। सेक्शन 64 यह कहता है कि यदि वह व्यक्ति जिसे सम्मन किया गया है उचित प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलता है तो सम्मन की तामील उस व्यक्ति के कुटुंब के किसी वयस्क पुरुष पर, यह बात ध्यान देने वाली है कि कुटुंब के किसी वयस्क पुरुष पर, एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, जो उसके साथ रहता है, व्यक्तिगत रूप से की जाएगी और एक प्रति उसे देकर दूसरे प्रति पर उसके हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे, डुप्लीकेट पे उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे। ठीक है। और इसी में एक एक्सप्लेनेशन दिया है। उस एक्सप्लेनेशन में यह बताया गया है कि जो नौकर होता है, सर्वेंट जो होता है, वह नॉट ए फैमिली मेंबर होता है। जब आप सेक्शन 64 पढ़ते हैं तो सेक्शन 64 में एक बात और आपको पता चलती होगी कि फीमेल को सर्विस ऑफ सम्मन नहीं किया जाता है, मेल एडल्ट को किया जाता है, एडल्ट मेल मेंबर ऑफ फैमिली को किया जाता है, नॉट फीमेल। ये याद रखिएगा, ये अक्सर प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछ देता है। अब बात आती है कि जब फैमिली का कोई मेंबर ना मिले तब सर्विस ऑफ सम्मन कैसे की जाएगी, जब फैमिली मेंबर ही ना मिले। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, इट मीन्स जो सेक्शन 64 में मेथड बताया गया है उस मेथड से अगर सर्विस ऑफ सम्मन न हो पाए तो सर्विस ऑफ सम्मन कैसे होगा, इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 65 करता है। और सेक्शन 65 कहता है कि जब फैमिली का कोई मेंबर न मिले और न वह पर्सन मिले जिस पर सम्मन की तामील की जानी है, तब सम्मन की सर्विस करने वाला ऑफिसर उस पर्सन के मकान में जिसमें वह निवास करता है किसी अच्छी तरह दिखाई देने वाले भाग पर सम्मन की एक प्रति चिपकाएगा और दूसरी प्रति इस तरह चिपकाने का नोट लिखकर न्यायालय को देगा। तो कहता क्या है सेक्शन 65? सेक्शन 65 साफ साफ कहता है कि जब सेक्शन 62, 63, 64 में जो कुछ भी प्रोवाइड किया गया है, जो कुछ भी प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न से सम्मन की सर्विस नहीं हो सकती है, सम्मन की सम्यक सर्विस नहीं हो सकती है, तब
सम्मन की सर्विस कैसे की जाएगी, ये प्रोविजन सेक्शन 65 में है। तो जब फैमिली मेंबर ना मिले, जब वह पर्सन ना मिले, तो सम्मन की सर्विस कुछ इस प्रकार की जाएगी उस ऑफिसर के द्वारा जो सम्मन की सर्विस करने गया है। तो जिसके लिए सम्मन इशू किया गया उसके घर की दीवारों पे चिपका कर एक प्रति उसके घर की दीवारों पे चिपकाई जाएगी और दूसरी प्रति इस तरह चिपकाने का नोट लिखकर कोर्ट को रिटर्न कर दी जाएगी। इस तरह सर्विस की कार्रवाई तभी वैध मानी जाती है जब ये जो बताया गया है ना कि सेक्शन 62, 63, 64 में जो कुछ भी बताया गया है, जो कुछ भी मेथड बताया गया, और उन मेथड को फॉलो करने के बाद भी सर्विस ऑफ सम्मन नहीं हो पाती है, तब इस मेथड को फॉलो किया जाता है। कोर्ट इस संबंध में यदि कोई जांच करना चाहता है तो जांच करने के बाद आदेश देगा कि सम्मन की सम्यक तामील हो गई है या नहीं। यदि कोर्ट पाता है कि सम्मन की सम्यक तामील नहीं हुई है तो वह फिर से सम्मन की सर्विस करने का आदेश देगा और यह भी बताएगा कि जो री सर्विस ऑफ सम्मन की जानी है उसका मेथड कैसा होगा। ऐसा कोर्ट मेंशन करके ही देगा, अगर कोर्ट को इंक्वायरी करके देता है तो। ये सेक्शन 65 है। सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 66 में है। इस बात को आप याद रखिएगा, सेक्शन 66 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं किस सेक्शन में ये प्रोविजन है कि सर्विस ऑफ सम्मन ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट सर्वेंट, तो सेक्शन 66 में ये याद रखिएगा। अब बात आती है सेक्शन 66 क्या प्रोविजन करता है। कहता है कि यदि वह व्यक्ति जिस पर सम्मन की तामील की जानी है सरकार की सक्रिय सेवा में है तो साधारणतः उस पर सम्मन की तामील के लिए न्यायालय उस कर्मचारी के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख अधिकारी के पास सम्मन की 2 प्रतियों को भेजेगा और वह अधिकारी उस कर्मचारी पर सम्मन की तामील कराकर एक प्रति जिस पर कर्मचारी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे उसे एंडोर्समेंट के साथ कोर्ट को रिटर्न करेगा। उसका एंडोर्समेंट इस बात का प्रूफ होगा कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गई है। ठीक है, तो उसका एंडोर्समेंट जो होगा वो इस बात का प्रूफ होगा कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गई है। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, ये क्लास 2 में प्रोविजन है। और मान लीजिए कि सम्मन ऑफिस में आ गया है और इस बात की नोटिस हो जाती है उससे पर्सन को, एक्यूज पर्सन को जिसे सम्मन किया गया उससे इस बात की जानकारी हो जाती है कि ऑफिस में सम्मन आया है। तो सिर्फ ये जानकारी हो जाना कि ऑफिस में सम्मन आया है सर्विस ऑफ सम्मन नहीं होता है। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, ये जो ऑर्डिनरली वर्ड यूज किया गया ऑर्डिनरली सेंड, तो ये साधारणतः शब्द का अभिप्राय यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दशा में उस कर्मचारी के कार्यालय के प्रमुख अधिकारी द्वारा ही सर्विस ऑफ सम्मन कराई जाए। यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उस कर्मचारी पर सीधे सर्विस ऑफ सम्मन करना आसान और आवश्यक है तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे समय कम है या वह कर्मचारी उसी स्थान पर किसी अन्य कार्य के लिए आया हुआ है तो उस पर वहीं सर्विस ऑफ सम्मन करा दी जाएगी और तब वह अपने प्रमुख अधिकारी को सूचित करके यदि आवश्यक हो तो उसकी अनुमति ले लेगा। यदि प्रमुख अधिकारी सम्मन की तामील नहीं करता तो वह न्यायालय की मानहानि का अपराधी होगा। जो सुप्रिटेंडेंट है उस ऑफिस का, अगर वह सर्विस ऑफ सम्मन नहीं करता तो वो डिफेम कोर्ट का डिफेम करेगा, तो न्यायालय की मानहानि का दोषी होगा। और मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वह छुट्टी पे है, लीव पे है और वह अपने पिता के पास रह रहा है तो सर्विस ऑफ सम्मन जो है उसके फादर पे भी की जा सकती है। यह कंडीशन है। ऐसा एक केस आया था तो उस केस में ऐसा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। नेक्स्ट है सर्विस ऑफ सम्मन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। जब कोर्ट को अपने लोकल लिमिट्स के बाहर सर्विस ऑफ सम्मन करनी होती है तब कैसे की जाती है, इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 67 में है। और ये प्रोविजन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि स्थानीय सीमाओं
कि बाहर सम्मन की तामील के बारे में प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 67 में रट लीजिएगा। सेक्शन 67 क्या कहता है? कहता है कि जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसके स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसा सम्मन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या सम्मन किया गया व्यक्ति निवास करता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट में उस मजिस्ट्रेट के भेजेगा जिसके लोकल लिमिट्स में उस सम्मन की तामील की जानी या वह व्यक्ति निवास करता है। ये प्रोविजन सेक्शन 67 में है। पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ इसे। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 68। सेक्शन 68 क्या प्रोविजन करता है कि सम्मन की तामील का सबूत क्या होता है? प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेज व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 68 में करता है। सेक्शन 68 क्या प्रोविजन करता है? कहता है ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत क्या होगा, इसका प्रोविजन सेक्शन 68 में है। तो सेक्शन 68 कहता है कि जब तामील करने वाला अधिकारी मामले की सुनवाई के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं है या सम्मन की तामील उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर हुई है, तब यह जानने के लिए सम्मन की तामील हो गई है कुछ प्रकार के सबूत होने चाहिए। अगर वो प्रूफ नहीं होंगे तो कोर्ट कैसे मानेगा कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गई है? तो वो प्रूफ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक एफिडेविट या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष तैयार किया जाना चाहिए और उस पर यह लिखा हुआ होना चाहिए कि सम्मन की तामील कर दी गई है। और यह एफिडेविट जो है वह तामील करने वाला देता है, जो सर्विस ऑफ सम्मन करता है वह देता है ये एफिडेविट कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गई है। और दूसरी बात क्या होती है कि जो सम्मन की डुप्लीकेट कॉपी होती है, जो सम्मन इन डुप्लीकेट होता है, 2 प्रतियों में होता है, तो जो सम्मन की डुप्लीकेट कॉपी होती है उस पर एंडोर्समेंट होता है। तो सम्मन की दूसरी कॉपी पे सम्मन लेने वाले के सिग्नेचर होते हैं तथा सम्मन सर्विस करने वाले के एंडोर्समेंट एंड सिग्नेचर होते हैं। तो वो इस बात का प्रूफ होता है कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गई है। और यही सेक्शन 68 में प्रोविजन किया गया है। इस प्रकार जब शपथ पत्र और पृष्ठांकन सहित सम्मन की दूसरी प्रति, जो सेकेंड डुप्लीकेट कॉपी होती है, वो कोर्ट में रिटर्न कर दी जाती है, कोर्ट के पास वापस आ जाती है, तब सम्मन की सर्विस मान ली जाती है। और जो व्यक्ति यह कहता है कि उस पर सम्मन की सर्विस नहीं हुई है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे होता है जो कथन शपथ पत्र में या सम्मन की दूसरे प्रति पे लिखा गया है कि वह सही नहीं है। तो जो कहता है कि नहीं सर्विस ऑफ सम्मन नहीं होते, तो उसी को ही प्रूफ करना होता है कि अच्छा बताइए कैसे सर्विस ऑफ सम्मन नहीं हुई है। आप यह प्रूफ कीजिए कि ये जो एफिडेविट है ये गलत है। आप यह प्रूफ कीजिए कि ये जो डुप्लीकेट कॉपी पे सिग्नेचर एंड एंडोर्समेंट है वो गलत है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पे चला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, मेंस में अगर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप यह मेंशन करेंगे तो 3 में से 2.5-3 नंबर बड़े आराम से पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट में आता है साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामील के बारे में प्रोविजन, जो कि सेक्शन 69 में दिया गया है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि फॉर्म जो फॉर्मेट है सम्मन टू विटनेस का फॉर्मेट कहाँ दिया गया, तो फॉर्म नंबर 33 ऑफ सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है। ये विटनेस के लिए और फॉर्म नंबर 1 एक्यूज्ड के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो सेक्शन 69 यह प्रोविजन करता है कि यदि किसी विटनेस पर सम्मन की सर्विस की जानी है तो जो कुछ भी प्रोविज़न बताए गए हैं ना सेक्शन 62, 63, 64, 5, 6 में जो कुछ भी प्रोविज़न बताए गए हैं अभी तक 61 से 68 तक में, उन सारे प्रोविज़न को फॉलो करने के साथ साथ कोर्ट यह भी आदेश दे सकता है कि विटनेस पर सम्मन की तामील जो है वह रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी की जाए। सम्मन उस स्थान पर भेजा जाएगा जहां विटनेस मामूली तौर पे रिसाइड करता है या कारोबार करता है या अभिलाष स्वयं काम करता है। और जब साक्षी द्वारा विटनेस द्वारा हस्ताक्षर की गई अभिस्वीकृति या कर्मचारी द्वारा किया गया एंडोर्समेंट की साक्षी ने सम्मन लेने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है, तब सम्मन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है।
वैसे बाद में साक्षी यह भी साबित कर सकता है कि वास्तव में अभी स्वीकृति पर न उसके हस्ताक्षर न उसने लेने से इनकार किया, ऐसा वो बाद में प्रूफ कर सकता है, लेकिन जो कुछ है वो यही है। आशा करता हूँ कि आपको ये संबंध वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा डिटेल में। कई बार इसे सुन लीजिएगा तो आपका यह प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम्स वालों के लिए भी यह अच्छा स्कोरिंग है। थैंक यू।